सो हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक दुबे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज हम क्लास 8 के साइंस के पहले चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर को जनरली हम एस चांद के बुक से डिस्कस करेंगे जिसके राइटर हैं लघुवीर सिंह। ये चैप्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने फूड क्रॉप्स जैसे वीट और राइस को ग्रो करते हैं। इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, यहाँ कई लोग फार्मिंग पर डिपेंड करते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें फार्मिंग के बारे में ही सीखना है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कैसे एक सीड फूड में कन्वर्ट हो जाता है? तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। इस चैप्टर के थ्रू हम इस बुक को रीड करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ बताया गया कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक मैन, एनिमल्स एंड प्लांट नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे मैन, एनिमल्स एंड प्लांट्स को नीड होता है फूड किस चीज़ के लिए? अपने ग्रोथ एंड सर्वाइवल के लिए। द ग्रीन प्लांट्स कैन सिंथेसिस देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी। अब ये जो ग्रीन प्लांट है वो अपने फूड को सिंथेसिस कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। किस चीज़ को यूज करते हुए? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट एनर्जी के प्रेजेंस में। मैन एंड अदर एनिमल्स कैन नॉट मेक फूड बाय द फोटोसिंथेसिस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी। अदर हैंड अगर हम बात करें मैन और अदर एनिमल्स की, तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को यूज करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके सनलाइट एनर्जी से अपना खाना नहीं बना सकते। दे नीड रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन एसेट्रा फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उन्हें अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रेडीमेड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मैन ऑब्टेन हिज फूड फ्रॉम प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। इन अदर वर्ड्स, मैन हैज़ टू ग्रो प्लांट्स एंड रियर एनिमल्स टू मीट हिज रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। तो मैन अपना फूड प्लांट और एनिमल दोनों से गेन कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहे तो मैन को अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए प्लांट को ग्रो भी करना पड़ता है और एनिमल्स को रियर भी करना पड़ता है। Many types of plants are grown on a large scale in a vast field because the food grain produced by them are consumed in a large amount. बहुत तरह के पौधों को उगाया जाता है, ठीक है, लार्ज स्केल पर। कहाँ उगाया जाता है? वास्ट फील्ड में, है ना, बड़े बड़े खेतों में। बिकॉज फूड ग्रेन प्रोड्यूस्ड बाय देम, क्योंकि वहाँ पर उगने वाले जो फूड ग्रेन्स होते हैं उनको लार्ज अमाउंट में कंज्यूम किया जाता है। किसके द्वारा कंज्यूम किया जाता है होगा बच्चों? तो कंज्यूम जो जनरली होता है हमारे पॉपुलेशन के थ्रू किया जाता है ना। इतनी बड़ी जनसंख्या को खिलाने पिलाने के लिए जो फूड की रिक्वायरमेंट होती है वो इन वास्ट फील्ड में प्रोड्यूस होने वाले क्रॉप्स होते हैं। वीट एंड राइस आर द टू कॉमन एग्जाम्पल। इसके दो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, वीट एंड राइस, ठीक है। आपके घर में जो राइस और वीट आता है वो इन्हीं वास्ट फील्ड से प्रोड्यूस होने वाले क्रॉप्स हैं। दीज आर कॉल्ड फूड ग्रेन्स। इन्हें क्या कहा जाता है? फूड ग्रेन्स भी कहा जाता है, जिसे आप लोग अनाज भी कहते हो हिंदी में, ठीक है। इन एडिशन टू द फूड ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर ऑल्सो ग्रोन ऑन लार्ज स्केल्स बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड। केवल फूड ग्रेन ही नहीं, इसके अलावे पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को भी लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है बिकॉज ये भी हमारे फूड के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं। द एनिमल्स सच एज काउ एंड बफेलो आर रियर टू ऑब्टेन मिल्क, वेयरएज गॉट, फिश एंड हेन्स आर रियर टू गेट मीट एंड एग्स। तो यहाँ एनिमल्स की भी बात की गई है कि काऊ और बफेलो को जनरली क्यों पाला जाता है? मिल्क ऑब्टेन करने के लिए। वहीं गॉट, फिश और हेन्स को रियर किया जाता है, क्यों? ताकि मीट और एग को प्राप्त किया जा सके। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द डिफरेंट प्रैक्टिसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। तो इस चैप्टर में हम प्लांट और एनिमल दोनों से फूड प्राप्त करने के लिए डिफरेंट प्रैक्टिसेस के बारे में स्टडी करेंगे। बिफोर वी गो फर्दर वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स क्रॉप्स। दिस इज डिस्कस्ड बिलो। आगे बढ़ने से पहले हमें क्रॉप शब्द का मतलब समझना चाहिए, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम क्रॉप के डेफिनेशन को समझ लेते हैं। क्रॉप क्या होता है? Crops. When the same kinds of plants are grown in the fields on a large scale to obtain food like cereals, like what? Wheat, rice, maize, pulses, vegetables and fruits, etc. It is called a crops. तो बच्चों क्रॉप्स के डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेना। एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि जब सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स को ग्रोन किया जाता है, यानी उगाया जाता है, कहाँ? फील्ड्स में,
ऑन अ लार्ज स्केल पर क्या ऑब्टेन करने के लिए? फूड लाइक सीरियल्स यानी अनाज। कौन कौन से अनाज हो सकते हैं? वीट, राइस, मेज, पल्सेस दाल, वेजिटेबल्स सब्जियां, एंड फ्रूट्स फल। तो इट इज कॉल्ड अ क्रॉप्स, इसे क्रॉप्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ क्रॉप्स ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड्स आर दैट ऑफ द व्हीट। यानी कि जब हम व्हीट क्रॉप्स बोलते हैं यानी कि उस फील्ड में उगाया जाने वाला सभी प्लांट्स किसका होगा? व्हीट का होगा, गेहूं का होगा। इट इज कॉल्ड फसल इन हिंदी। अब क्रॉप्स को हिंदी में फसल भी कहा जाता है। क्रॉप्स आर ग्रोन इन द सॉइल इन द फील्ड बाय फार्मर्स। तो जो क्रॉप्स है इसको ग्रोन किया जाता है, उगाया जाता है कहाँ? सॉइल इन द फील्ड, है ना, खेतों की मिट्टियों में उगाया जाता है। किसके थ्रू? फार्मर्स के थ्रू, यानी किसान के थ्रू। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द क्रॉप्स आर गिवन बिलो। क्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल्स बताए गए हैं। सीरियल्स क्रॉप्स लाइक वीट, पेडी जिसको हम लोग धान भी कहते हैं, मेज मक्का, मिलेट बाजरा और ज्वार, एंड बार्ली। पल्सेस में कौन कौन से आते हैं? ग्राम, है ना, जिसे आप चना कहते हो, पीज मटर, बीन्स, ठीक है। ऑयल सीड्स में आता है मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, ओके। वेजिटेबल्स में क्या क्या आते हैं? वेजिटेबल्स में आते हैं टोमेटो, कैबेज, स्पिनच, ठीक है। एंड फ्रूट्स में कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं? बनाना, ग्रेप्स, गुआवा, मैंगो, ऑरेंज एंड एप्पल्स। तो ये क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं, ठीक है, जिसमें सीरियल्स भी आ जाते हैं, पल्सेस भी आ जाते हैं, ऑयल सीड्स भी आ जाता है, एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी आते हैं। टाइप ऑफ क्रॉप्स पे बात करते हैं। डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो वेल इन द डिफरेंट सीजन्स ऑफ द ईयर। साल के अलग अलग मौसमों में अलग अलग तरह के क्रॉप्स को उगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ क्रॉप में ग्रो वेल इन रेनी सीजन ड्यूरिंग समर बट इट मे नॉट ग्रो वेल इन विंटर सीजन। एग्जाम्पल के लिए क्या बताया गया कि एक क्रॉप जो रेनी सीजन में अच्छे से उगाया जा सकता है उसे विंटर सीजन में अच्छे से नहीं उगाया जा सकता। सिमिलरली अनदर क्रॉप्स में ग्रो वेल इन विंटर सीजन। इसी तरीके से एक क्रॉप्स को विंटर सीजन में तो अच्छे से उगाया जा सकता है बट नॉट इन रेनी सीजन, लेकिन उसे रेनी सीजन में नहीं उगाया जा सकता। बेस्ड ऑन द सीजन ऑल द क्रॉप्स आर कैटेगराइज्ड इनटू द टू मेन ग्रुप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। अब सीजन के बेस्ड पर हम लोग क्रॉप्स को दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स ऐसे क्रॉप्स होंगे जिनको जनरली हम लोग रेनी सीजन में उगाते हैं, ठीक है। रेनिंग सीजन में जब उगाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। और रबी क्या हुआ? जिसे हम लोग विंटर सीजन में उगाते हैं। किसे? विंटर सीजन में जब आप लोग इस किसी क्रॉप्स को उगाया जाता है, लाइक वीट हो गया, इसका एक सिंपल एग्जाम, और इसका क्या होगा? पैडी, धान जो होता है, इसका एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हम थोड़ा इसको डीपली पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्जाम में क्या आता है, इससे क्वेश्चन आता है खरीफ और रबी के बारे में पूछा जाता है या उन पर डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा जाता है। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ऐसे क्रॉप्स जिन्हें रेनी सीजन्स में बोया जाता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। इंडिया में रेनी सीजन जून से सितंबर के बीच का टाइम होता है। द सोविंग फॉर द खरीफ क्रॉप्स स्टार्ट इन जून जुलाई एट द बिगिनिंग ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून बिकॉज दिस क्रॉप्स नीड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वाटर। अब जो खरीफ क्रॉप्स की बुवाई की जो शुरुआत होती है वो साउथ वेस्ट मानसून की शुरुआत में ही हो जाती है, जो कब स्टार्ट होता है? जून जुलाई के महीने में स्टार्ट होता है। क्यों? बिकॉज इन तरह के क्रॉप्स को सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वाटर यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। द खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ द मानसून सीजन ड्यूरिंग द सितंबर और अक्टूबर। अब खरीफ क्रॉप्स की जो हार्वेस्टिंग होती है, कटाई होती है, वो मानसून सीजन के एंड में होती है। जो टाइमिंग क्या होता है मंथली अगर हम देखेंगे तो सितंबर और अक्टूबर में, ओके। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द खरीफ क्रॉप्स आर पैडी, धान जिसे आप कहते हो, मेज मक्का, मिलेट बाजरा, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। द खरीफ क्रॉप्स आर समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड समर क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स को हम लोग कभी कभी समर क्रॉप्स भी कहते हैं। प्लीज नोट दैट पैडी इज राइस स्टिल इन द हस्क। यानी कि पैडी धान जो है क्या है? राइस है हस्क के साथ, ठीक है। आपने धान देखा होगा तो धान के ऊपर आपने देखा होगा वो सुनहरे कलर का हस्क होता है, तो हस्क के साथ जब राइस होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पैडी कहते हैं, ठीक है। सो पैडी क्रॉप्स गिव्स अस राइस। तो हम कह सकते हैं कि पैडी क्रॉप्स से हमें क्या मिलता है? राइस मिलता है। इन अदर वर्ड्स पैडी इज राइस क्रॉप्स। तो हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि पैडी क्या है? एक राइस क्रॉप्स ही है, ठीक है, चावल ही है वो। पैडी इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। अब पैडी को केवल रेनी सीजन में क्यों उगाया जाता है? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन बिकॉज वाटर अवेलेबल इन द विंटर इज मच लेस। अब पैडी को यानी धान को हम लोग विंटर सीजन में नहीं उगा सकते क्योंकि विंटर के समय
पानी की जो अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। ऑन दी अदर हैंड इफ़ वीट इज़ सोन इन द खरीफ क्रॉप्स, अगर दूसरी तरफ बात करें कि वीट को अगर हम खरीफ सीजन में उगाएं यानी बारिश के समय उगाएं, इट विल नॉट ग्रो वेल, तो वो अच्छे से नहीं उगेगा। दिस इज़ बिकॉज वीट प्लांट्स कैन नॉट टॉलरेट टू मच वाटर ऑफ रेनी सीजन। ऐसा इसलिए क्योंकि वीट प्लांट जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता इतने पानी को रेनी सीजन में। ठीक है, यानी कि वीट के लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है, बट एक स्पेसिफिक टाइम पे जब उस पर फ्लावर आता है वीट के पौधे पे तभी उसको पानी चाहिए, खेतों में पानी लगा होना चाहिए, अदरवाइज उसके वीट को शुरू में पानी की रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती। ठीक है, क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। अब जो क्रॉप्स विंटर सीजन में उगाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? राबी क्रॉप्स कहते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ द राबी क्रॉप्स इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। अब राबी क्रॉप्स का जो टाइम पीरियड होता है वो कब से कब तक का होता है? अक्टूबर टू मार्च होता है। द सोविंग फॉर द राबी क्रॉप्स बिगिन एट द बिगनिंग ऑफ द विंटर, अक्टूबर एंड नवंबर। तो अब जो रबी क्रॉप्स को बोने का समय होता है वो कब होता है? बिगनिंग ऑफ विंटर में, ठंड की शुरुआत में, जो कौन सा मंथ है? अक्टूबर एंड नवंबर। एंड द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड बाय मार्च, और इनकी कटाई कब की जाती है, इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है? मार्च और अप्रैल में। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द राबी क्रॉप्स आर वीट, गेहूँ, ग्राम्स, चना, पीच, मटर, मस्टर्ड, सरसों एंड लिनसीड, जिसे अरसी भी कहते हो आप लोग। The people who have no permanent homes and continuously move from one place to another are called nomads. तो लोग जिनके पास परमानेंट होम्स नहीं होता और जो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, उन्हें नोमैड्स कहा जाता है या वंडर कहा जाता है। टिल अबाउट 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक। 10,000 BC से पहले यानी लगभग आज से 12,000 साल पहले लोग जो थे वो नोमैडिक हुआ करते थे, यानी घुमक्कड़ हुआ करते थे। They were continuously moving or wandering in the group from place to place in search of food and shelter. वे लोग कंटिन्यूसली मूव किया करते थे ग्रुप्स में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, यानी फूड और शेल्टर के सर्च में वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस घुमा करते थे। These nomadic people ate raw fruits and vegetables found in nature and started hunting animals for food. अब ये जो नोमैडिक पीपल थे वे लोग रॉ फ्रूट्स खाने लगे, ठीक है, वेजिटेबल्स जो नेचर में पाए जाते हैं उसको खाने लगे, और इन्होंने स्टार्ट कर दिया हंटिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड, यानी जानवरों को मारकर खाना भी इन्होंने शुरू कर दिया। लेटर दे सेटल्ड नियर द सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर्स एंड कल्टिवेटेड लैंड्स टू प्रोड्यूस व्हीट एंड पैडी एंड अदर फूड क्रॉप्स। बाद में ये सेटल्ड हो गए कहाँ? सोर्स ऑफ वाटर यानी रिवर्स के बगल में, और कैसे लैंड पे? कल्टिवेटेड लैंड्स पे, जहाँ पर वे व्हीट पैडी को है ना प्रोड्यूस करने लगे एज अ फूड। दिस इज़ हाउ एग्रीकल्चर वॉज बोर्न, और इस तरीके से एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। तो अब चलिए एग्रीकल्चर का डेफिनेशन क्या हुआ उसको देखिए। द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप प्लांट्स और द क्रॉप्स इन फील्ड फॉर ऑब्टेनिंग फूड लाइक व्हीट, राइस एक्सेट्रा इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का डेफिनेशन है कि प्लांट्स को ग्रो करना, कहाँ? फील्ड में, खेतों में, क्या ऑब्टेन करने के लिए? फूड ऑब्टेन करने के लिए। कैसे फूड? लाइक व्हीट और राइस, है ना, गेहूं और चावल, इसे हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर इज कॉल्ड खेती बाड़ी और कृषि इन हिंदी। एग्रीकल्चर को हिंदी में खेती बाड़ी या कृषि भी कहा जाता है। वी विल नाउ डिस्क्राइब द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब हम वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में रीड करेंगे, और मेनली हमें इस चैप्टर में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में ही पढ़ना है। इन ऑर्डर टू रेज अ क्रॉप सक्सेसफुली एंड प्रॉफिटेबली फॉर फूड प्रोडक्शन और फार्मर हैज़ टू परफॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ टास्क इन सीक्वेंस। किसी क्रॉप को सक्सेसफुली और प्रॉफिटेबली यानी सफलतापूर्वक और लाभप्रद तरीके से उगाने के लिए फार्मर्स को बहुत सारे टास्क को सीक्वेंस में पूरे करने पड़ते हैं। ठीक है, द वेरियस टास्क परफॉर्म बाय द फार्मर्स टू प्रोड्यूस अ गुड क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। और ये जो वेरियस टास्क परफॉर्म किया जाता है फार्मर्स के थ्रू क्या करने के लिए? गुड क्रॉप्स के प्रोड्यूस करने के लिए, इसे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर कैरिड आउट एट द वेरियस स्टेज ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शंस आर। अब यहाँ पर वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया है जो किसी क्रॉप प्रोडक्शन में जनरली कैरिड आउट किया जाता है, यानी कि परफॉर्म किया जाता है। क्या क्या है ये? तो पहला जो है वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, है ना, मिट्टी को तैयार करना। सोविंग यानी कि बीज को बोना। एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर, अब मिट्टी में मैन्यूर यानी खाद और फर्टिलाइजर देना। इरिगेशन, ठीक है, पानी देना।
रिमूवल ऑफ वेट्स यानी कि जंगली पौधे जो होते हैं जिसे वेट्स कहते हैं उसको रिमूव करना। हार्वेस्टिंग यानी फसल के पकने पर उसकी कटाई करना। स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, और फिर जब हमारा फसल तैयार हो जाता है ना, हार्वेस्ट करने के बाद जो हमें अनाज मिलता है उसको स्टोर करना। चूँकि एक सीजन में ही एक पर्टिकुलर ग्रेन्स को उगाया जा सकता है, तो उसको साल भर कैसे चलाना है इसके लिए हमें उसे अच्छे से स्टोर करना पड़ता है। तो ये टोटल 7 प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। In addition to these regular agriculture practices, one more agriculture practices called rotation of crops is undertaken sometimes to improve the fertility of soil and increase the crops yield. तो इन रेगुलर प्रैक्टिस के अलावे एग्रीकल्चर में और भी कुछ प्रैक्टिसेस की जाती है जिसे रोटेशन ऑफ क्रॉप्स कहा जाता है। जो क्यों किया जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए या कभी कभी क्रॉप यील्ड यानी क्रॉप के उपज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस रिक्वायर सर्टेन टूल्स और इम्प्लीमेंट विच आर कॉल्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। इन वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को पूरा करने के लिए सर्टेन टूल्स या इम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है जिसे हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कहते हैं या औजार कहते हैं। ठीक है, वी विल नाउ डिस्क्राइब ऑल द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन डिटेल्स टू नो हाउ फूड इज प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। अब हम डिस्क्राइब करेंगे सभी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को डिटेल में कि कैसे फूड को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का पहला टॉपिक है, इसमें क्या बताया गया है कि द अपर लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। अर्थ के अपर लेवल को सॉइल कहते हैं। द क्रॉप प्लांट्स आर ग्रोन इन सॉइल, और ये जो क्रॉप प्लांट हैं उनको इन्हीं सॉइल में उगाया जाता है यानी मिट्टी में उगाया जाता है। सॉइल प्रोवाइड्स मिनरल्स, वाटर, एयर, ह्यूमस एंड एंकरेज टू द प्लांट्स। अब ये सॉइल जो है मिनरल्स प्रोवाइड कराते हैं, वाटर प्रोवाइड कराते हैं, एयर, ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, तो ह्यूमस जनरली किसे कहा जाता है, डेड एंड डिकेइंग मेटेरियल ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, तो सड़ने गलने के बाद जो बचता है उसे ही हम ह्यूमस कहते हैं। इसके अलावा एंकरेज, एंकरेज किसे कहते हैं, जो पेड़ पौधों को फर्मली खड़े होने में मदद करते हैं। यानी मिट्टी एक तरह से क्रॉप प्लांट्स को फर्मली खड़े होने में मदद करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेटिंग अ क्रॉप फॉर फूड प्रोडक्शन। अब फूड प्रोडक्शन में कल्टिवेटिंग अ क्रॉप्स में जो सबसे पहला स्टेप आता है वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है। द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोविंग द सीड्स ऑफ द क्रॉप्स बाई। अब सीड्स को सो करने से पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। इसमें अलग अलग स्टेप हैं जिसमें क्या है, पहला प्लोइंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग। तो याद रखना है, पहला क्या है, फ्लोइंग, जिसको हम लोग जोतना भी बोलते हैं। खेत को जोतते किससे हैं, या तो आप देख सकते हो पिक्चर में ये जो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, फ्लो कहा जाता है या हल कैसा फिलहाल हिंदी में। और ये ट्रैक्टर में क्या लगा रहता है, पीछे के साइड पे कल्टीवेटर लगा रहता है। तो या तो कल्टीवेटर के सहारे या तो फिर फ्लो के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फ्लोइंग का काम करते हैं। अगला है लेवलिंग। लेवलिंग क्या है कि जब हम फ्लोइंग करते हैं तो क्या हो जाता है कि सॉइल जो होता है वो अनइवन हो जाता है, कहीं ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ उसको लेवलिंग करते हैं, है ना। और फिर आता है मैन्यूरिंग, और इसी दौरान हम क्या करते हैं कि सड़ा हुआ जो गोबर होता है उसको मिट्टी में मिला देते हैं। इस प्रोसेस को मैन्यूरिंग कहा जाता है। ईच वन ऑफ दिस स्टेप हैज़ इट्स ऑन सिग्निफिकेंस। अब इन सब का एक अपना अलग ही वैल्यू है, सिग्निफिकेंस है। दिस इज डिस्क्राइब बिलो। चलिए अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। क्या दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड फ्लोइंग और टिलिंग। अब सॉइल को लूज करना, टर्न करना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्लोइंग या टिलिंग कहते हैं। प्लोइंग और टिलिंग इज ऑफ द फील्ड इज डन बाय द यूजिंग द इम्प्लीमेंट कॉल्ड फ्लो। अब ये प्लोइंग जो होता है इसको किस इम्प्लीमेंट के थ्रू किया जाता है, कौन सा औजार यूज किया जाता है, प्लो का यूज किया जाता है। प्लो आर मेड ऑफ द वुड और आयरन। ये प्लो वुड के भी बने हो सकते हैं, आयरन के भी बने हो सकते हैं। एंड दे हैव एन आयरन टिप्स फॉर इजी पेंट्रेशन इनटू द सॉइल। अब इनके टिप में, यानी सपोज करो ये प्लो है तो इसका ये टिप है, तो यहाँ पर क्या लगा होता है, एक आयरन टिप होता है जिसके थ्रू इजली पेंट्रेशन होता है सॉइल में, यानी सॉइल में हम इजली छेद कर सकते हैं। द प्लो आर पुल्ड बाई पेयर ऑफ बुलक और बाई अ ट्रैक्टर। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये बुलक है, बैल है, इसके थ्रू हम प्लो को क्या कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, खींच सकते हैं, या फिर ट्रैक्टर की मदद से भी किया जाता है। बट ट्रैक्टर की मदद से कल्टीवेटर को पुल किया जाता है।
एक्चुअली द प्लाविंग ऑफ स्मॉल फील्ड इज डन विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स लाइक बुलक्स, यानी कि छोटे फील्ड को प्लाउ करने के लिए बुलक्स का यूज किया जाता है, बैल का यूज किया जाता है। वाइल लार्जर फील्ड आर प्लाउड बाई ट्रैक्टर। अब जो लार्जर फील्ड है उसको प्लाउ करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ट्रैक्टर यूज करते हैं, जिसके पीछे क्या होता है, कल्टीवेटर लगा होता है। द लूजिंग ऑफ सॉइल बाई प्लाउइंग इज बेनिफिशियल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब सॉइल को लूज करना प्लाउइंग के थ्रू, इसका अपना बेनिफिट है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या क्या बेनिफिट है, एग्जाम में आता भी है लिखने के लिए बच्चों, तो ध्यान देना। पहला बताया गया है द लूज सॉइल अलाउज द प्लांट रूट टू पेनिट्रेट फ्रीली एंड डीपर इनटू द सॉइल सो दैट प्लांट्स हेल्ड मोर फर्मली टू द ग्राउंड। तो लूज सॉइल जो है वो अलो करता है प्लांट रूट्स को पेनिट्रेट करने के लिए फ्रीली और डीपर, कहाँ, सॉइल के अंदर, ताकि ये जो प्लांट्स हैं वो फर्मली स्टैंड कर सके ग्राउंड पे। ठीक है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि द लूज सॉइल अलोज द रूट ऑफ प्लांट टू ब्रीथ इजली। अब ये जो लूज सॉइल है वो अलो करता है रूट्स ऑफ प्लांट्स को ब्रीद करने में, मतलब सांसें लेने के लिए। जैसे हमारे में क्या है, ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स में एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है जिससे वो सांस लेते हैं, बट प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं होता। उनका हर पार्ट, उनका रूट भी ब्रीथ करता है, उनका स्टेम भी ब्रीथ करता है, लिप्स भी ब्रीथ करता है। तो रूट वाला जो हिस्सा है उसको मिट्टी के अंदर ब्रीथ करना होता है, और वहाँ पर ऑक्सीजन कब आएगा या वहाँ पर हवा कब आएगा, जब सॉइल क्या होगा, लूज होगा। ठीक है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि दिस इज़ बिकॉज लूज सॉइल कैन होल्ड अ लॉट ऑफ एयर इन स्पेस। लूज सॉइल जो है वो क्या, बहुत सारा एयर रखता है उस स्पेस में। ठीक है। द लूज सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ वर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल who are friends of the farmer since they help in further turning and losing of the soil। क्या बताया गया है कि जो लूज सॉइल है वो हेल्प करता है ग्रोथ में, किसके, वर्म्स और माइक्रोब्स के, जो उस सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें फार्मर्स का फ्रेंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, फिर से उस मिट्टी को और ज़्यादा टर्निंग और लूजिंग में हेल्प करते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, ह्यूमस भी ऐड करते हैं। कैसे, जब वो कुछ खाते हैं तो एक्सक्रीट करते हैं तो वो भी मिट्टी में मिला देते हैं, या जब वो मर जाते हैं तो मरने के बाद जो उनकी बॉडी होती है सड़ गल के उसी मिट्टी में मिल जाती है। तो इस तरीके से वो लोग ह्यूमस को बढ़ाते हैं। फ्लोइंग ऑल्सो अपरूट एंड बरीज द वीड्स अनवांटेड प्लांट स्टैंडिंग इन द फील्ड एंड देयर बाय सफोकेट देम टू डेथ। अब फ्लोइंग का एक फ़ायदा ये है कि जो वीड्स जो स्टैंड करते हैं फील्ड में, उनको ये क्या करता है, अपरूट्स कर देता है, यानी उखाड़ देता है, या बरीज कर देता है, यानी गाड़ देता है ज़मीन में। देयर बाय सफोकेट देम टू डेथ, जिसके कारण, घुटन के कारण उनकी मौत हो जाती है। द लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल ड्यूरिंग द प्लाविंग ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट द प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। अब ये लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल जो है ये क्या करता है, जो मिट्टी के नीचे न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल होते हैं उनको टॉप पे ले आता है, जिससे प्लांट्स को इन्हें पाना इजी हो जाता है, यानी कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट इजली गेन कर लेते हैं। इफ़ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर मिट्टी बहुत सूखा हो, इट ब्रेक इनटू द लार्ज मड क्रम्स ड्यूरिंग द प्लाविंग। तो प्लाविंग के समय ये क्या होते हैं, मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े के रूप में होते हैं, जिसको क्रम्स कहते हैं। द मड क्रम्स आर देन ब्रोकन डाउन बाय यूजिंग अ सॉइल प्लांक कॉल्ड क्रम्स क्रशर। अब ये जो मड क्रम्स होते हैं उनको तोड़ा जाता है, क्या यूज करते हुए, सॉइल प्लांक्स को यूज करते हुए, जिससे क्या कहा जाता है, क्रम क्रशर कहा जाता है। ठीक है। एक्चुअली ये प्लांक क्या होते हैं, जनरली लकड़ी के मोटे तख्ते होते हैं, भारी तख्ते होते हैं, जिनकी मदद से क्या किया जाता है, इन प्लांक्स को तोड़ा जाता है। द प्लाउड सॉइल इज क्वाइट लूज सो इट इज लाइबल टू कैरीड अवे बाई विंड्स एंड वॉश्ड अवे बाई रेन वाटर। अब ये प्लाउड सॉइल जो होते हैं वो इतने लूज होते हैं कि इसकी संभावना होती है कि उसे स्ट्रॉन्ग विंड्स के थ्रू उड़ाकर ले जाया जाए या रेन वाटर के थ्रू बहा कर ले जाया जाए। द रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल बाय विंड्स एंड वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। अब जो टॉप सॉइल को रिमूव करना विंड और वाटर के थ्रू, इसे हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं, या मिट्टी का कटाव भी कहते हैं। द प्लाउड सॉइल इज लेबल्ड बाय प्रेसिंग इट विद अ वुडन लेबरर्स और आयरन लेबरर्स सो दैट द टॉप सॉइल इज नॉट ब्लोन अवे बाय विंड्स और ड्रेन्ड ऑफ बाय द वाटर। ये जो प्लाउड सॉइल होता है उसको लेबल्ड किया जाता है दबाकर, किसके थ्रू, वुडन लेबरर या आयरन लेबरर के थ्रू, ताकि ये जो टॉप सॉइल है उसे बहाकर या उड़ाकर ना ले जाया जा सके विंड के थ्रू और वाटर के थ्रू। द लेबलिंग ऑफ प्लाउड सॉइल इज बेनिफिशियल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब ये प्लाउड सॉइल को लेबलिंग करना बेनिफिशियल होता है
कुछ मुख्य कारणों से। आइए इसको पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। द लेबलिंग ऑफ प्लॉट फिल्ड्स प्रिवेंट द टॉप फर्टाइल सॉइल फ्रॉम बीइंग कैरिड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वॉश्ड अवे बाय द रेन वाटर। अब प्लाउड फील्ड्स को लेबलिंग करने से क्या होता है, जो टॉप फर्टाइल सॉइल्स होते हैं उनको बचाया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है ले जाने से, किसके थ्रू, स्ट्रॉन्ग विंड के थ्रू बहा कर ले जाने से या रेन वाटर के थ्रू बहा कर ले जाने से। द लेबलिंग ऑफ प्लॉट फील्ड्स हेल्प इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द फील्ड ड्यूरिंग द इरिगेशन। अब प्लॉट फील्ड को लेबलिंग करने का एक और फायदा होता है, इससे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर होता है, यानी पूरे फील्ड में यूनिफॉर्मली वाटर को पहुंचाया जा सकता है ड्यूरिंग द इरिगेशन, है ना, इरिगेशन के समय। द लेबलिंग हेल्प इन प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द प्लाउड सॉइल। अब लेबलिंग जो है वो हेल्प करता है प्रिवेंट करने में लॉस ऑफ मॉइस्चर को प्लाउड सॉइल से, यानी कि लेबलिंग करने से क्या होता है, जो प्लाउड सॉइल होती है वो अपनी नमी नहीं खोती है। द लेबलिंग ऑफ प्लाउड सॉइल इन द फील्ड इज डन बाय यूजिंग द इम्प्लीमेंट कॉल्ड लेबलर। अब ये जो प्लाउड सॉइल की लेबलिंग की जाती है एक इम्प्लीमेंट्स के थ्रू की जाती है, इसको लेबलर कहते हैं। द सॉइल लेबलर इज हैवी वुडन प्लैंक और द आयरन प्लैंक। अब ये लेबलर क्या होते हैं, ये लेबलर या तो वुडन प्लैंक होते हैं या आयरन प्लैंक होते हैं, यानी कि लकड़ी के तख्ते होते हैं या आयरन बार हो सकता है। द सॉइल लेबलर कैन बी पुल्ड बाय बुलक्स और द ट्रैक्टर। और ये जो सॉइल लेबलर है उनको पुल्ड किया जाता है बुलक के थ्रू या ट्रैक्टर्स के थ्रू। मैन्यूरिंग मीन्स एडिंग मैन्यूर टू द सॉइल। अब हम बात करते हैं मैन्यूरिंग की, तो मैन्यूरिंग का मतलब क्या होता है, सॉइल में मैन्यूर को ऐड करना, खाद को ऐड करना। समटाइम मैन्यूर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर द प्लाउइंग। कभी कभी क्या होता है कि प्लाउइंग से पहले ही क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है मैन्यूर को सॉइल में। एडिशन ऑफ द मैन्यूर ऑफ द सॉइल बिफोर प्लाउइंग हेल्प इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द मैन्यूर विद द सॉइल। मैन्यूर को ऐड किया जाना प्लाउइंग से पहले, ये हेल्प करता है प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर विद द सॉइल। मैन्यूर इज़ द फर्स्ट ट्रांसपोर्टेड टू द फील्ड। सबसे पहले क्या किया जाता है, मैन्यूर को लाया जाता है फील्ड में, ट्रैक्टर्स में भर भर के सड़े हुए गोबर को, खाद को लाया जाता है। इट इज़ देन स्प्रेड आउट इन द फील्ड। उसके बाद इसको क्या किया जाता है, फील्ड पे स्प्रेड आउट कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है। एंड व्हेन दिस फील्ड इज प्लाउड, और जब इस फील्ड को प्लाउड किया जाता है, द मैन्यूर गेट मिक्स इन द सॉइल प्रॉपरली। तो ये जो मैन्यूर होते हैं वो प्रॉपरली सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। मैन्यूर कंटेन्स मैनी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स प्लांट्स। अब ये मैन्यूर जो है वो क्या कंटेन करते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं जो रिक्वायर्ड होता है ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट्स के लिए। सो मैन्यूरिंग इज डन टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बिफोर सीड्स आर सोन इनटू इट। तो इसलिए मैन्यूरिंग क्यों की जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए सीड्स को बोने से पहले। वंस द सॉइल इज प्लाउड, एक बार जब सॉइल प्लाउड हो जाता है, लेबल्ड एंड मैन्यूर्ड, और लेबल्ड और मैन्यूर्ड कर दिया जाता है, इट इज़ रेडी टू स्टोविंग ऑफ द सीड्स। अब ये जो फील्ड है वो तैयार होता है सीड्स को बोने के लिए। द सॉइल इज वाटर्ड बिफोर द सोविंग। तो सॉइल को फिर वाटर्ड किया जाता है, यानी इरिगेशन किया जाता है, थोड़ा बहुत पानी दिया जाता है सोइंग करने से पहले। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बिफोर सोविंग द सीड, it is necessary to loosen and turn the soil in the field so as to break it to the size of grain। सीड्स को सो करने से पहले ये ज़रूरी होता है कि जो टर्न और लूज सॉइल है उसे तोड़ा जाए, ठीक है, साइज ऑफ ग्रेन्स में। द लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इन द फील्ड इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। अब ये लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल जो होता है फील्ड में वो बहुत सारे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट की मदद से की जाती है। The main agriculture implement used for losing and turning of the soil are plow, hoe and cultivator। अब यहाँ पे जो मेन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट जिसको यूज किया जाता है लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल के लिए, इसमें 3 आते हैं, प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। चलिए इनको डीपली पढ़ते हैं। चलिए प्लो यानी हल के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या बताया गया कि प्लो इज़ द लार्ज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर प्लोइंग द सॉइल इन द फील्ड। तो प्लो क्या होता है, एक लार्ज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट होता है जिसको यूज किया जाता है सॉइल को प्लाउइंग या टिलिंग करने के लिए फील्ड में। द ट्रेडिशनली यूज्ड वुडन प्लो इज सोन इन फिगर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेडिशनली यूज्ड वुडन प्लो का फिगर दिखाया गया है, और इस फिगर को एग्जाम में बनाने के लिए भी आता है, एक्सप्लेन करने के लिए भी आता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लें। द वुडन प्लो कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग वुड विच इज कॉल्ड प्लो शाफ्ट। अब ये जो लकड़ी का हल होता है उसमें क्या होता है, एक लॉन्ग लॉग ऑफ वुड होता है जिसे प्लाउ शाफ्ट कहते हैं। इस पार्ट को क्या कहा जाता है, प्लाउ शाफ्ट कहते हैं।
देयर इज अ हैंडल एट द वन एंड ऑफ द प्लाउ शाफ्ट। अब इस प्लाउ शाफ्ट के एक एंड पर क्या लगा रहता है, हैंडल लगाता है जिसे किसान पकड़ता है, ठीक है, ये हैंडल हो गया। बिलो द हैंडल इज अ स्ट्रॉन्ग ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लाउसेयर। अब इस हैंडल के एक एंड पर क्या होता है, आयरन का स्ट्रिप लगा होता है जिसे प्लाउसेयर कहते हैं। एक्चुअली मिट्टी को पेंटेड करने का काम इसी आयरन स्ट्रिप का होता है। द अदर एंड ऑफ द प्लाउ शाफ्ट कैन बी अटैच्ड टू अ वुडन बीम विच इज फिक्स्ड एट राइट एंगल टू द प्लाउ शाफ्ट। अब जो ये प्लाउ शाफ्ट है उसका अदर एंड जो होता है वो एक वुडन बीम से अटैच्ड होता है जो राइट एंगल पे उस शाफ्ट से जुड़ा होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये प्लाउसेयर है और ये बीम है, ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर अटैच्ड है। दिस बीम इज प्लेस्ड ओवर द नेक ऑफ टू बुलॉक्स सो एज टू पुल द प्लाउ। अब ये बीम जो होता है इसे रख दिया जाता है दो बुलॉक्स के कंधे पर ताकि वो उसे खींच सके। दस द प्लाउ इज ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ बुलॉक्स और अदर एनिमल्स सच एज बफेलोज एंड कैमल्स। तो इस तरीके से जो प्लाउ होता है उसे पेयर ऑफ बुलॉक्स के थ्रू या अदर एनिमल्स लाइक बफेलो या कैमल्स के थ्रू खींचा जाता है। When the plow is pulled by the bullocks, the farmer hold the handle of the plow and press down the handle, due to which the plowshare dig into the soil. जब बैल हल को खींचता है तो किसान हल के हैंडल को पकड़ता है और नीचे की ओर दबा देता है। इस दबाव से प्लाउशेयर मिट्टी में घुस जाता है। लूजन इट एंड टर्न इट, और उसे ढीला करता है और पलट देता है। नाउ दे द ट्रेडिशनल वुडन प्लॉ इज इंक्रीजली बीइंग रिप्लेस्ड बाय द आयरन प्लॉ। आजकल ये जो ट्रेडिशनल वुडन प्लो है उसकी जगह आयरन प्लो ने ले ली है क्योंकि वो ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट इम्प्लीमेंट है वो क्या है, हो, ठीक है, जिसे आप कुदाल भी कहते हो हिंदी में, ठीक है, कुदाल बोलो या हो बोलो। ये क्या दिया हुआ है कि हो इज एन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग द वीड्स एंड लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल। तो हो क्या है, एक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है जो यूज किया जाता है वीड्स को रिमूव करने के लिए या लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल के लिए। हो कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। हो में क्या होता है, एक लंबा सा रॉड होता है जो किसका बना होता है, या तो वो वुड का होता है या तो वो आयरन का होता है। देयर इज अ हैंडल एट द वन एंड ऑफ द हो के एक एंड पर क्या लगा होता है, हैंडल लगा होता है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स बिलो द हैंडल एंड एक्ट लाइक अ ब्लेड। अब इस हैंडल के नीचे क्या होता है, इस हैंडल के नीचे एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड और बेंट आयरन प्लेट होता है जो एक्ट करता है किसकी तरह, ब्लेड की तरह एक्ट करता है, ठीक है। द अदर एंड ऑफ द हो हैज़ अ बीम विच इज पुट ऑन द नेक ऑफ द बुलॉक्स। और अदर एंड पे क्या होता है, बीम होता है जिसे बुलॉक्स के, है ना, कंधे पर रखा जाता है। दस अ हो इज ऑल्सो पुल्ड बाई एनिमल्स सच एज अ पेयर ऑफ बुलॉक्स। तो इस तरीके से हो जो होता है इस बीम के थ्रू जानवरों द्वारा खींचा जाता है, लाइक व्हाट, पेयर ऑफ बुलॉक्स, है ना, बैलों के जोड़ों के थ्रू। द हो इज अ काइंड ऑफ मॉडिफाइड फ्लो। तो हम बोल सकते हैं कि हो जो है एक तरीके का मॉडिफाइड फ्लो ही होता है। अब बात करते हैं कल्टीवेटर की। कल्टीवेटर, द कल्टीवेटर इज अ ट्रैक्टर ड्राइवन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट विच इज यूज्ड फॉर लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इन द फील्ड क्विकली। अब ये कल्टीवेटर जो होता है वो ट्रैक्टर ड्राइवन यानी ट्रैक्टर द्वारा खींचे जाने वाला एक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट होता है जो यूज किया जाता है फॉर लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इन द फील्ड क्विकली, है ना, फील्ड में क्विकली सॉइल को लूज और टर्न करने के लिए इसका यूज किया जाता है। A cultivator has many plowshare which can dig into a considerable area of soil at the same time, loosen it and turn it. अब जो एक कल्टीवेटर होता है उसमें बहुत सारे क्या लगे होते हैं, प्लाउशेयर लगे होते हैं जो एक कंसिडरेबल एरिया को, है ना, सेम टाइम पे क्या कर सकता है, लूज कर सकता है और पलट सकता है। ड्यू टू दिस मैनी फील्ड्स कैन बी प्लाउड इन अ शॉर्ट टाइम बाय यूजिंग अ कल्टीवेटर। और चूँकि इसमें बहुत सारे प्लाउशेयर लगे होते हैं तो इस कारण से बहुत सारे फील्ड को प्लाउड किया जा सकता है कल्टीवेटर को यूज करके। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम। कल्टीवेटर के यूज से क्या बचता है, लेबर यानी मेहनत बचती है और टाइम बचती है। नाउ डेज प्लाउइंग ऑफ लार्ज फील्ड इज डन बाय यूजिंग द ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। आजकल बड़ी खेतों को प्लाउ करने के लिए ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर का ही यूज ज़्यादा होता है। अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में जो नेक्स्ट स्टेप है वो सोविंग है, यानी बीज को बोना, ठीक है। बीज बोने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सोविंग कहते हैं। वंस द सॉइल इन द फील्ड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय प्लाउइंग, लेबलिंग एंड मैन्योरिंग एसेट्रा, सीड्स ऑफ द क्रॉप्स कैन बी सोन इन इट।
अब एक बार जब फील्ड को तैयार कर लिया जाता है प्लाविंग, लेवलिंग और मैन्योरिंग के थ्रू, तो सीड्स ऑफ क्रॉप्स को सोन किया जाता है यानी बोया जाता है उस फील्ड में। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स इन द ग्राउंड सॉइल फॉर ग्रोविंग द क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड सोविंग। अब सीड क्रॉप प्लांट को उगाने के लिए ग्राउंड सॉइल में बोने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सोविंग कहते हैं। सोविंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। अब सोविंग जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी सीड आर सेलेक्टेड। सोविंग करने से पहले गुड क्वालिटी के सीड्स को सेलेक्ट किया जाता है। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स फ्री फ्रॉम द इन्फेक्शन एंड डिजीज। अब गुड क्वालिटी के सीड्स कैसे होते हैं? साफ सुथरे होते हैं, हेल्दी होते हैं और फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन एंड डिजीज, जिसमें किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होता, किसी तरीके की बीमारियां नहीं होती। ऐसे सीड्स को गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स कहा जाता है। फार्मर्स प्रीफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई इल्ड ऑफ द फूड ग्रेन। फार्मर्स जो है वो प्रीफर करते हैं ऐसे सीड्स को यूज करना जिसकी इल्ड क्या हो? हाई हो, जिसकी उपज क्या हो? ऊंची हो। अगली टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ सीड्स। हम सीड्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम गुड और हेल्दी सीड्स को सर्विंग प्रोसेस के लिए प्राप्त कर सकते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि पुट ऑल द सीड्स इन अ बकेट कंटेनिंग वाटर एंड स्टीर वेल। सारे सीड्स को क्या करिए? एक बाल्टी, पानी भरे हुए बाल्टी में डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिला लीजिए। मोस्ट ऑफ द सीड्स विल सेटल डाउन एट द बॉटम वेयर एज सम सीड्स विल फ्लोट ऑन टॉप। ज़्यादातर सीड्स जो होंगी वो पानी में बैठ जाएंगी, जबकि कुछ सीड्स जो होंगी वो टॉप ऑफ वाटर पे फ्लोट करेंगी। द सीड्स विच सिंक एट द बॉटम ऑफ द बकेट आर हेल्दी सीड्स। अब वे सीड्स जो बॉटम में सेटल हो गई वो हेल्दी सीड्स होंगे। ऑन द अदर हैंड द सीड्स विच फ्लोट ऑन द वाटर आर स्पॉइल्ड सीड्स। अब ऐसे सीड जो पानी में तैरते हुए होंगे उनको स्पॉइल्ड सीड, सड़ा हुआ सीड माना जाएगा। दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है कि हेल्दी सीड्स आर हैवी सो दिस सिंक इन वाटर। हेल्दी सीड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? हैवी होते हैं, इसलिए वो पानी में डूब जाते हैं। द सीड्स विच हैव बीन पार्सली ईटन बाई पेस्ट और डैमेज बाय द डिजीज बिकम हॉलो एंड लाइट एंड हेंस फ्लोट ऑन वाटर। और वो सीड्स जो ईटन किए जाते हैं पेस्ट के थ्रू, कीड़ों के थ्रू खाए गए होते हैं या जिनमें बीमारियां लगी होती हैं, वो क्या हो जाते हैं? हॉलो और लाइट, है ना। वो अंदर से हॉलो यानी खोखले और लाइट मतलब हल्के होते हैं, जिसके कारण वो पानी पे तैरते रहते हैं। The seed may also be treated with fungicide solution before sowing to prevent the seed-borne disease of the crops. अब क्रॉप्स को सीड ब्रोन डिजीज से बचाने के लिए उसे फंगीसाइड सॉल्यूशन से हम क्या कर सकते हैं? ट्रीट भी कर सकते हैं। तो इस एक्टिविटी में हमने देखा कि गुड एंड हेल्दी सीड्स हमें कैसे मिल सकता है। अगर हम सारे सीड्स को पानी में डाल दें तो जो सीड्स पानी में डूब जाएगा वो क्या होगा? हेल्दी सीड्स माना जाएगा, जबकि जो पानी में तैरता रहेगा वो अनहेल्दी सीड्स होगा। तो अब मेथड्स ऑफ सोविंग की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सोविंग के लिए दो मेथड्स हैं। पहला है सोविंग बाय हैंड्स, दूसरा है सोविंग विद सीड ड्रिल्स। यानी कि या तो हम हाथों से सोइंग कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं, या दूसरा है बाय यूजिंग एन इम्प्लीमेंट विच इज कॉल्ड सीड ड्रिल्स। ठीक है, सीड ड्रिल्स एक इम्प्लीमेंट है जिसको यूज करके हम बुआई का काम कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। द सोविंग ऑफ सीड्स बाय हैंड्स और मैनुअली इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग, तो आप कह सकते हो द प्रोसेस ऑफ sowing seeds by hands is called broadcasting. In the sowing with hands or the manually, the seeds are taken in hand and gradually scattered in the entire plowed field. अब इसमें क्या किया जाता है? इस मेथड्स में जनरली सीड्स को हाथ में लिया जाता है और पूरे जुते हुए फील्ड में हाथों से उसे फेंक दिया जाता है। This method is however not very good because there is no proper spacing or the proper depth at which the seeds are sown बाई हैंड्स। अब इस मेथड्स को अच्छा नहीं माना जाता। इससे अच्छा क्यों नहीं माना जाता? बिकॉज इसमें जो प्लांट होते हैं उनमें प्रॉपर स्पेसिंग नहीं होती और प्रॉपर डेप्थ में भी वो उन्हें सीड्स को नहीं रखा जाता है। ठीक है, मोरीओवर द सीड्स स्कैटर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल फॉर सोविंग कैन बी पिक्ड अप और ईटन बाय द बर्ड्स। इसके अलावा इसकी एक और डिमेरिट क्या है कि अगर हम सीड्स को स्कैटर्ड कर देंगे सरफेस ऑफ सॉइल पे तो ये क्या होगा? इसे या तो बर्ड्स के थ्रू पिकअप कर लिया जाएगा या फिर उसे खा लिया जाएगा। द इम्प्लीमेंट यूज्ड फॉर द सोविंग इज द सीड ड्रिल्स। अब यहाँ पर आता है सीड ड्रिल्स की कहानी। सीड ड्रिल्स क्या है? वो इम्प्लीमेंट है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? सोविंग करते हैं। अ सीड ड्रिल इज अ लॉन्ग आयरन ट्यूब हैविंग अ फनल एट द टॉप। अब सीड ड्रिल क्या होता है? एक लॉन्ग आयरन ट्यूब होता है जिसके टॉप पर क्या होता है? एक फनल होता है और नीचे क्या होता है? लॉन्ग आयरन ट्यूब होता है। ठीक है, इस शेप का होता है।
The seed drills is tied to back of the flower and seeds are put into the funnel of the seeds drill. अब ये जो सीड ड्रिल होता है उसे क्या कर दिया जाता है, टाइड कर दिया जाता है, ठीक है, बैक ऑफ फ्लावर मतलब हल के पीछे लगा दिया जाता है और सीड्स को उस फनल के थ्रू डाला जाता है. एंड एज द फ्लावर मेक्स फरो इन द सॉइल, जैसे ही फ्लावर जो होता है वो फरो बनाता है, ठीक है, गड्ढा करता है, ठीक है, सॉइल में, द सीड्स फ्रॉम सीड ड्रिल्स आर ग्रेजुअली रिलीज, तो सीड ड्रिल से सीड्स निकलता है एंड सोन इनटू द सॉइल फरो मेड बाय द फ्लो. तो फ्लो के थ्रू बनने वाले जो फरो होते हैं या गड्ढे होते हैं उसमें वो सीड्स चला जाता है. दस बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल्स फॉर शोविंग द सीड्स आर सोन एट द करेक्ट डेप्थ एंड करेक्ट इंटरवल. तो इसका एक क्या बेनिफिट होता है कि अगर हम सीड ड्रिल्स के थ्रू क्या करते हैं, शोविंग प्रोसेस को करते हैं, तो सीड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, करेक्ट डेप्थ और करेक्ट इंटरवल पे सोन किए जाते हैं, यानी कि करेक्ट डेप्थ पे उन्हें बोया जाता है. द सीड्स सोन विद द सीड ड्रिल्स आर इन रेगुलर रो. अब ये जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेगुलर रो में भी होते हैं. मोर इवर वेन द सीड्स आर सोन इन फरो बाय अ सीड ड्रिल्स द सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल. इसके अलावे जब सीड्स को उन गड्ढों में डाला जाता है तो सीड्स खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, कवर्ड हो जाते हैं बाय सॉइल. एंड ड्यू टू दिस सीड कैन नॉट बी पिक्ड अप एंड ईटन बाय द बर्ड्स. इन सीड्स को चिड़ियों द्वारा खाया या चुना नहीं जा सकता है. दिस इज ऑब्वियस दैट द सोविंग विद सीड ड्रिल्स इज मच बेटर देन सोविंग बाय हैंड्स. तो ये अब ऑब्वियस है कि सीड ड्रिल से बुआई करना हाथों से बुआई करने से ज़्यादा बेटर माना जाता है. अब बुलक ड्राइबन सीड ड्रिल्स हैज जस्ट वन लॉन्ग आयरन ट्यूब विद अ फनल. अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक बुलक ड्राइबन सीड ड्रिल्स है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, केवल एक ही लॉन्ग आयरन ट्यूब होता है. जहाँ यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर एक लॉन्ग आयरन ट्यूब है ये, ठीक है, जिसके ऊपर क्या लगा रहता है, एक फनल लगा होता है. The tractor driven seed drills has 5 to 6 iron tubes joined together with a common funnel at the top. जबकि जो ट्रैक्टर ड्राइवन सीड ड्रिल्स होते हैं उसमें 5 to 6 क्या होते हैं, ट्यूब्स होते हैं जिसपे एक कॉमन फनल लगा रहता है. When the seeds are put into the funnel of such seed drills, जब ऐसे सीड ड्रिल्स में सीड्स को लगाया जाता है, the seeds are released through all the tubes and get sown into the 5 to 6 furrow of the soil simultaneously. तो अब क्या होता है कि हर एक ट्यूब से क्या होता है, सीड्स निकलता है और एक ही टाइम पे 5 to 6 फरो में यानी 5 से 6 गड्ढे में सॉइल में ये सीड्स लग जाते हैं. बाय यूजिंग सच ट्रैक्टर ड्राइवन सीड ड्रिल्स द सोविंग ऑफ सीड्स कैन बी कंप्लीटेड क्विकली. अब ऐसे ट्रैक्टर ड्राइवन सीडलिंग्स के थ्रू जो सोविंग का प्रोसेस है हम बहुत ही जल्दी कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स लाइक वीट, ग्राम, मेज, मिलेट etc. are grown by using the seeds directly into the soil. अब यहाँ पर कुछ क्रॉप्स के नाम बताए गए हैं, क्या, वीट, ग्राम, मेज, मिलेट, इनको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली सीड्स के फॉर्म में सीड ड्रिल से या बाय हैंड भी हम इसे लगाते हैं फील्ड में. प्रिकॉशंस फॉर सोविंग सीड्स. सीड को बोते समय क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए. पहला दिया हुआ है, द सीड्स शुड बी सोन एट राइट डेप्थ इन द सॉइल सुटेबल फॉर द जर्मिनेशन. सीड्स को हमेशा राइट डेप्थ पे सोन करना चाहिए, जो क्या होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए फॉर जर्मिनेशन. इफ द सीड्स आर जस्ट स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल देन द सीड्स विल बी ईटन अप बाय द बर्ड्स. अगर सीड्स को हम जस्ट सरफेस पे स्प्रेड कर देंगे तो सीड्स को बर्ड्स के थ्रू ईटन अप कर लिया जाएगा, खा लिया जाएगा. एंड इफ द सीड्स आर सोन टू डीप देन दे मे नॉट जर्मिनेट बिकॉज दे कैन नॉट ब्रीथ एट द ग्रेटर डेप्थ. और अगर हम बहुत ज़्यादा गहराई में सीड्स को लगा देंगे तो सीड्स जो होगा वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो ज़्यादा गहराई होने के कारण ब्रीद नहीं कर पाएगा. सो द सीड्स शुड बी सोन एट राइट डेप्थ इन द सॉइल विद अ सुटेबल फॉर जर्मिनेशन. इसलिए सीड्स को हमेशा राइट डेप्थ पे बोना चाहिए, जो क्या हो, सुटेबल हो फॉर जर्मिनेशन. दिस राइट डेप्थ इज लर्नड बाय द एक्सपीरियंस. और ये जो राइट वे जो होता है कि कितना डेप्थ होगा, ये किसान अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं. अगला प्रिकॉशंस है, सीड्स शुड बी सोन एट राइट इंटरवल और स्पेसिंग. सीड्स को हमेशा राइट इंटरवल और स्पेसिंग के साथ रखना चाहिए, यानी कि एक निश्चित दूरी के साथ, और स्पेस भी होना चाहिए सीड्स के बीच में. द सीड्स शुड नेदर बी प्लेस्ड टू क्लोज नोट टू अपार्ट. सीड्स को ना तो ज़्यादा नज़दीक रखना चाहिए ना तो ज़्यादा दूर रखना चाहिए. This is because if the seeds are sown too close, then the plants formed from them will also be too close,
ऐसा इसलिए क्योंकि अगर सीड्स को आप ज़्यादा नज़दीक लगाओगे तो उनसे होने वाले प्लांट्स भी बहुत नज़दीक होंगे एंड विल नॉट गेट इनफ सनलाइट वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, और उनको ज़्यादा सनलाइट वाटर और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा। दस एन एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इंपॉर्टेंट टू अवॉइड द ओवरक्राउडिंग ऑफ द प्लांट्स। इसलिए प्लांट्स के बीच में एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना ज़रूरी है ताकि हम अवॉइड कर सकें किसको, ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स को अवॉइड कर सकें। दिस अलाउज द प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब इसका क्या फ़ायदा होता है, ये अलाउ करता है प्लांट्स को कि वो उन्हें सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिल सके सॉइल के थ्रू। ऑन द अदर हैंड इफ द सीड्स आर सोन टू फार अपार्ट देन देर विल बी द वेस्टेज ऑफ द फील्ड। और वहीं हम दूसरी जगह बात करें कि सीड्स को अगर बहुत ज़्यादा अगर हम दूर दूर लगाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, वेस्टेज ऑफ फील्ड माना जाएगा, यानी कि वहाँ पर हमारी फील्ड की बर्बादी होगी। द सीड्स शुड नॉट बी सोन इन अ ड्राई सॉइल। सीड्स को कभी भी ड्राई सॉइल में नहीं बोना चाहिए। मॉइस्चर इन द सॉइल इज नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड्स। तो सीड्स के जर्मिनेशन के लिए मॉइस्चर का होना जरूरी होता है, बिना मॉइस्चर के सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। सो इफ सीड्स आर सोन इन अ ड्राई सॉइल दे मे नॉट जर्मिनेट एट ऑल। तो इसलिए अगर सीड्स ड्राई सॉइल में लगाए जाएंगे तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई तीसरा प्रिकॉशन हमें ध्यान रखना चाहिए कि सीड्स को हमेशा ड्राई सॉइल में लगाने से बचना चाहिए। अब अगला प्रिकॉशन है, सीड्स शुड नॉट बी सोन इन अ हाईली वेट सॉइल। सीड्स को कभी भी हाईली वेट सॉइल यानी कि बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में नहीं लगाना चाहिए। इफ़ द सीड्स आर सोन इन हाईली वेट सॉइल then on drying the soil surface become hard, and because of this hard surface of the soil the germinating of the plumule will be unable to come out on the ground। अगर हम सीड्स को हाईली वेट सॉइल पे लगाएंगे तो मिट्टी के सूखने के बाद जो सॉइल सरफेस होगा वो हार्ड हो जाएगा, और बिकॉज ऑफ दिस हार्ड सरफेस जो जर्मिनेटिंग ऑफ प्लूमेल होगा, मतलब सीड्स के जो पौधा उगेगा विल अनेबल टू कम आउट ऑफ द ग्राउंड, तो वो ग्राउंड पर नहीं आ पाएगा। मोरीवर द सीड्स आर नॉट बी एबल टू रिस्पायर प्रॉपरली ड्यू टू द लैक ऑफ एयर अंडर दिस कंडीशन ऑफ द हार्ड सरफेस। इसके अलावा सीड्स जो होगा ऐसे हार्ड सरफेस के कंडीशन में, है ना, मिट्टी के अंदर रिस्पायर भी नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सोविंग विद द सीड ड्रिल्स। सीड ड्रिल से बोने के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। फर्स्ट, by using seed drills for sowing the seeds are sown at correct depth and correct interval। तो सीड ड्रिल्स के थ्रू सीड्स को सोइंग करने से क्या होता है, सीड्स को करेक्ट डेप्थ मिलता है और एक करेक्ट इंटरवल मिलता है। तो पहला ये बेनिफिट हो गया। अगला है द सीड सोन विद अ सीड ड्रिल्स आर इन रेगुलर रो। तो सीड ड्रिल्स के थ्रू जो सीड्स को बोया जाएगा वो क्या होते हैं, रेगुलर रो में होते हैं, एक निश्चित पंक्ति में होते हैं। विद द सीड्स आर सोन इन फरो बाय द सीड ड्रिल्स। जब सीड्स को सीड ड्रिल्स के थ्रू गड्ढे करके लगाया जाता है, फरो करके लगाया जाता है, द सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल एंड हेंस दिस सीड्स कैन नॉट बी पिक्ड अप और इटन बाय द बर्ड्स। तो ये सीड्स जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर दब जाती हैं, जिनके कारण उन्हें चिड़ियों के द्वारा चुना या खाया नहीं जा सकता। दिस प्रिवेंट द डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स। तो इस तरीके से सीड ड्रिल से सोविंग करने से क्या होता है, सीड्स को हम डैमेज होने से बचा सकते हैं, जो जनरली किसके कारण होता है, बर्ड्स के कारण होता है। अगला क्या है, सोविंग बाय यूजिंग अ ट्रैक्टर ड्राइवन सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। तो अगर हम ट्रैक्टर ड्राइवन सीड ड्रिल से सोविंग प्रोसेस को करेंगे तो इससे हमारा टाइम और लेबर दोनों की बचत होगी, क्योंकि हमें पता है कि ट्रैक्टर ड्राइवन सीड ड्रिल्स में 5-6 ट्यूब एक बार में काम करती हैं, जो एक सिंगल, ठीक है, फनल से जुड़ी होती हैं। और जब हम उस फनल में सीड्स डालते हैं तो 5-6 ट्यूब्स के थ्रू वो सीड्स 5-6 गड्ढे में चली जाती है, और इस तरीके से एक टाइम पे बहुत सारे सीड्स को हम बो सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम इस टॉपिक को यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम इस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की जो अदर टॉपिक्स हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।